Bismillahirrahmanirrahim, my dear students and viewers, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और अपनी वीडियो की कंटिन्यूटी के साथ कल जो हमने वीडियो बनाई थी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम कैसे देना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीपीएससी एग्ज़ाम, कल मैंने उसका पार्ट 1 आपके साथ शेयर किया था, पार्ट 1 डिस्कस किया था आपके साथ। और वो उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी आपने देखा, उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि पीपीएससी की अहमियत क्या है। जैसे मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर अपनी बात पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसकी अहमियत का पता होना इंतहाई ज़रूरी है। तो कल मैंने आपको उसके बारे में डिटेल में, बहुत डिटेल में बताया। पीपीएससी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि उनकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो क्या है, करियर रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर मेरिट कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि बच्चों को तो पता होना चाहिए कि हमारा मेरिट कैसे बनता है। तो उस मेरिट के बारे में मैंने आपके साथ बातें शेयर की। और फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की वो ये था कि कोर्स आउटलाइन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या, कोर्स क्या है आपका। तो हमने कोर्स स्टडी किया था। अब अगर हम आज का जो लेक्चर है हमारा वो इस पॉइंट पे है कि उस कोर्स को जिसको हमने 7-8 हिस्सों में तकसीम किया था, जिसमें सबसे पहले थी हिस्ट्री, नंबर 2 पे थी कंप्लीट कोर्स, नंबर 3 पे था जो है हमारी यू कैन से लैंग्वेज, फिर उसके अलावा लिंग्विस्टिक्स, फिर उसके अलावा लिटरेरी टर्म्स, फिर उसके अलावा आप कह लो ईएलटी, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फाइनली जनरल नॉलेज। तो ये तो हमारा हमें एक लाइन ऑफ एक्शन तो मिल गया कि ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने प्रिपेयर करना है। अब इनको कैसे प्रिपेयर करना है, आज का लेक्चर जो है वो इस चीज़ पर होगा। और मेरे लिहाज से कल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर होगा, क्योंकि ये टारगेटेड लेक्चर है। कल बात हुई थी कि टारगेटेड स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। तो हम आज का लेक्चर भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत इफ़ेक्टिव होगा, और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पेपर्स में अपेयर हो रहे हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि वो स्टूडेंट्स जो अब अपेयर हो रहे हैं वो भी इस वीडियोस को देखें, और जिन्होंने अगले साल होना है या फिर होना है वो भी इन वीडियोस को देखें। उनके लिए ये इंस्पिरेशनल हो जाएंगी, उन्हें एक आइडिया हो जाएगा कि हमने ये चीज़ें कैसे करनी है, कैसे अचीव करनी है, इन टारगेट्स तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। फ़लानी चीज़ हमने ये हासिल करना है तो ये कैसे करना है, ये हमारा टारगेट है, ठीक। सो मैंने उसके फिर उसी तरह पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह उन पॉइंट्स को आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि कोर्स में सबसे पहली चीज़ आ गई कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारे लिटरेचर से रिलेटेड पार्ट होगा वो 80 होगा और 20 जो होगा वो जनरल नॉलेज का होगा। कल डिस्कस हो गया था, आज मैं उसको ज़रा और डिटेल में बताऊँगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है ये हमारे पेपर का सबसे अहम फोकस है। और बैड लक ये है कि 7 यूनिवर्सिटीज़ का कल मैंने जिक्र आपके सामने किया था। उन 7 यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब, गुजरात, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद और इस्लामाबाद कायद यूनिवर्सिटी, इन 7 यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो हिस्ट्री पढ़ाती। लेकिन गुड लक ये है कि जो बच्चे बीएस करते हैं वो जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हों वहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाई जाती। लेकिन हिस्ट्री के बग़ैर ये चीज़ें आप कभी भी लिटरेचर कंप्लीट नहीं होता। एमसीक्यूज़ जो हैं उनका टारगेट ये होता है। अच्छा, अब जब हम कहते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप हिस्ट्री कह रहे हैं तो हिस्ट्री में क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहली चीज़ है मूवमेंट्स। आपने मूवमेंट्स प्रिपेयर करनी है। कौन सी मूवमेंट्स प्रिपेयर करनी है? लिटरेरी मूवमेंट्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स। एक बात ज़हन में रखें, जो लिटरेचर है ना, इसमें जब हिस्टोरिकल चेंजेस आती हैं तो 4 शोबे, 4 फैक्टर्स इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 पॉलिटिक्स, नंबर 2 द सोशल चेंजेस, नंबर 3 बल्कि 5 इकोनॉमिक चेंजेस, नंबर 4 रिलीजियस एंड नंबर 5 लिटरेरी। तो आप समझ लें कि ये 5 चीज़ें, कोई भी एरा
किसी भी दौर, आज के दौर को देख लेना, आज के दौर का अगर एक राइटर लिखेगा तो वो अपने जेहन में आज के दौर की क्या क्या रखेगा, पॉलिटिकल सिनारियो को जेहन में रखेगा, सोशल कंडीशंस को जेहन में रखेगा, इकोनॉमिक कंडीशंस को जेहन में रखेगा, जो है क्या नाम है इसका, रिलीजियस एटमॉस्फेयर को जेहन में रखेगा, और फाइनली देन वो देखेगा लिटरेचर के ट्रेंड्स क्या हैं। सो ये पांचों चीज़ें, 5 फिंगर्स, ये 5 चीज़ें लिटरेचर की हिस्ट्री का हिस्सा बनती। तो सबसे पहले आपने देखनी मूवमेंट्स, क्योंकि मूवमेंट्स आपस में को रिलेटेड है। मैं छोटी सी मिसाल आपको सब देता हूँ। रोमांटिक मूवमेंट बड़ी फेमस मूवमेंट है, जिसका हम लिटरेरी मूवमेंट है, जिसका हम जिक्र करते हैं कि जी वो एक रिवॉल्ट की शक्ल में आई, एक रेवोल्यूशन की शक्ल में आई। रोमांटिक मूवमेंट बेसिकली किसके इन्फ्लुएंस की वजह से हुई? वो इन्फ्लुएंस की वजह से हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ नॉट ए लिटरेरी मूवमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ ए पॉलिटिकल मूवमेंट और ए सोशल मूवमेंट। आप उसको सोशल कह सकते हैं, ये पॉलिटिकल कह सकते हैं, लेकिन ये जो रोमांटिक मूवमेंट है वो प्योरली लिटरेरी मूवमेंट है, जिसके पायनियर्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज। इन्होंने इसको इनिशिएट किया और लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इनका नाम ज़्यादा लिया जाता है। सो जब हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो अबाउट द लिटरेरी मूवमेंट्स एंड द पॉलिटिकल मूवमेंट्स, बिकॉज दे आर को रिलेटेड, एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस करती। देखिए ना, मिल्टन के दौर में जो रेवोल्यूशन आया था, वो प्योरिटन्स जो लेके आए थे, जो प्रोटेस्टेंट्स का रेवोल्यूशन था, उसने लिटरेचर पे भी असर किया, उसने थिएटर पे भी असर किया। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ों का हमें इल्म होना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है मूवमेंट्स का आपको पता होना चाहिए। सेकंड, नंबर 2, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इन दैट एज। क्योंकि याद रखें एमसीक्यूज में क्या आना है, डेट्स आती हैं ज़्यादा, प्लेसेस आती हैं, पर्सन्स आते हैं। याद रखें, डेट्स, प्लेसेस, पर्सन्स, या कोई इंपॉर्टेंट कोई थ्योरी हो तो उसका जिक्र आ जाता है। लेकिन बेसिकली मिसाल के तौर पे जेफरी चौसर का पीरियड हम ले लेते हैं 14th सेंचुरी का। अब चूँकि मैं बात इंग्लिश के स्टूडेंट्स के साथ कर रहा हूँ, वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि जेफरी चौसर का इरा ले लें, उसके अंदर ब्लैक डेथ भी आई, उसके अंदर 100 years वॉर भी हुई, उसके अंदर पीजेंट्स रिवॉल्ट भी आया, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो हुई, इन चीज़ों का पता होना, इनकी रीजंस का पता होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनकी डेट्स और उनकी डेवलपमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और ये ज़हन में रखें, हर दौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती, कुछ पीरियड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ पीरियड्स बड़े काम होते हैं। तो ये हिस्ट्री में आपने याद रखें, जब हम हिस्ट्री कहते हैं तो हिस्ट्री में 2 पार्ट हैं उसके। अक्सर स्टूडेंट इस पॉइंट को नहीं समझते, बड़े ध्यान से समझें। इसके 2 पार्ट हैं। एक इसका वो पार्ट जो इसका कह लो सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस सिनारियो है, उसको आपका पता होना चाहिए। और दूसरा पार्ट है कि उन वर्क्स का पता होना चाहिए, जो राइटर्स कौन थे, लिटरेचर, जैसे मैंने कहा रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोशल, इकोनॉमिक, ये 4 फैक्टर्स एक तरफ और लिटरेचर एक तरफ, क्योंकि इन चारों फैक्टर्स का आउटकम जो है वो लिटरेचर है, इनका जो रिजल्ट है वो लिटरेचर है। यानी कोई भी जेफरी चौसर जो लिख रहा था वो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर लिख रहा था, लेकिन हम जेफरी चौसर को पढ़ लें और इन चीज़ों को ना पढ़ें फिर भी बेकार, इन चीज़ों को पढ़ लें, जेफरी चौसर को ना पढ़ें फिर भी बेकार। सो आपने जब हिस्ट्री को प्रिपेयर करना है तो आपने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। एक, आपने जो एमसीक्यू, आपको एमसीक्यूज आने हैं, ये देखना है कि कौन कौन से एराज में कौन कौन से मूवमेंट्स आई, कौन कौन से इवेंट्स हुए, कौन कौन से पॉलिटिकल या रिलीजियस या कोई भी चेंजेस जो आई वो क्या थी, ठीक है, उनकी डेट्स क्या थी, उनके बानी कौन थे, किसने किया, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, देखो बच्चों, सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताने लगा हूँ आज वो ये है कि आप एक रजिस्टर बना लें या एक नोटबुक बना लें, जो कुछ आप पढ़ते हैं उसमें जो प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं उनको अलग नोट आउट करते जाएं। और ये जब आपका पेपर करीब आ जाएंगे, 2-3 दिन रह जाएंगे, आप इस सारी चीज़ को, और इंटरव्यू का जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा मैं बताऊंगा इंटरव्यू की भी ये टेक्निक है। मैं आपको अपने 2 मैंने कहा था ना इंटरव्यू दिए, मैं दोनों तजर्बात शेयर करूंगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी, मुझे किस चीज़ ने फ़ायदा दिया था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मेरे फ़ायदे में आई थी उस वक्त, बेनिफिट क्या हुआ था मुझे। उसको आपने देखना है।
सो सेकंड थिंग इज डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, डेवलपमेंट्स, ठीक। फिर उसके बाद आ गया मेजर राइटर्स कौन थे। अब मेजर राइटर्स में ज़्यादातर पहले आपने फर्स्ट प्रायोरिटी, इसमें भी दो हिस्से हो जाने, एक वो राइटर जो आपके कोर्स में है, मतलब शेक्सपियर आपके कोर्स में है, चौसा आपके कोर्स में है, मिल्टन आपके कोर्स में है, जॉन डन आपके कोर्स में है। आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को इन राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मसलन जेफरी चौसर के एरा में क्या कुछ हुआ, शेक्सपियर के ज़माने में क्या कुछ हुआ, मिल्टन के दौर में क्या कुछ हुआ, मिल्टन का उसके बाद, मिल्टन खुद एक रेबल था, मिल्टन खुद एक प्यूरिटन था, ये उसका इन्फ्लुएंस उसके वर्क में कैसे हुआ। और ये चीज़ें ज़्यादा पूछी भी ये जाती हैं। मैंने आपको कहा ना, ज़्यादा पेपर में पूछी भी ये चीज़ें जाती है। देखिए, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं पूछनी। मैं अगर पेपर सेटर हूँ तो मैं कोई भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं पूछूंगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछूंगा। मैं ये पूछूंगा कि फ़लानी चीज़ फ़लाने वक्त में, मतलब मीन्स कि फ़लानी रिवोल्ट जो है वो किस के दौर में हुई, किस राइटर के दौर में हुई, नीचे मैं 4 ऑप्शंस दे दूंगा, राइटर एक होगा, या किस सन में हुई, नीचे 3-4 डेट्स दे दूंगा। सो ट्राई टू रीड दोज राइटर्स, उन राइटर्स को पढ़ो, उन राइटर्स के इराज को पढ़ो और देखो कि उन, मतलब मिल्टन को पढ़ रहे हैं तो मिल्टन को आपने 2 एंगल से पढ़ना है। एक, मिल्टन की का जो इर्द गिर्द का माहौल था, सियासी यानी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, चारों, वो क्या था, और मिल्टन की पोइट्री में हमें क्या नज़र आता है, मिल्टन ने फलानी पोइम लिखी तो कब लिखी। सो आपने ये पढ़ना। तो फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए कि जो आप, क्योंकि वजह क्या है, वजह ये है कि जो आपका कोर्स होता है बच्चों, उसकी बुक्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद होती है, आपने एमए किया हुआ है, बुक्स आपके पास है और वो पढ़ी हुई होती हैं आपके पास। उनको तैयार करना आपके लिए ज़्यादा आसान है। और जैसा मैंने पहले कहा, एक रजिस्टर बनाएं, जो रोज़ पढ़ें उनमें अहम डेट्स, इवेंट्स, नेम्स नोट करते जाएं, 7 राइटर का नाम नोट करें। इसी तरह आप करते, जैसे मैंने कल आपको कहा था कि मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें आपको, वो मैं शेयर भी करूंगा, मैं लिंक में सब कुछ शेयर करूंगा, इस वीडियो के साथ लिंक्स में बहुत सी चीज़ें मैं शेयर करूंगा। तो उसमें आप देखोगे कि मैंने फ़र्ज़ करें 20 राइटर्स के नाम के साथ मैंने 4 उसके कॉलम्स बना लिए। फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में मैंने लिखा है, और मैंने ये आपके लिए बनाया है, स्पेशली आपके लिए, कि ऊपर मैंने लिखा है पीपीएससी एग्ज़ाम पोइट्री, मैंने पहले लिखा है सीरियल नंबर, फिर मैंने लिखा है नेम ऑफ पोइट, फिर मैंने लिखा है वर्क्स, चौथे नंबर पर मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी, कि कौन सी यूनिवर्सिटी को है। तो मैंने आपको कल कहा था कि मेरे पास 20 तकरीबन पोइट्स जो है लिस्ट बनी है। तो इसका मतलब ये 20 तो वो जो कोर्स में है, इनको तो नहीं हमने छोड़ना। उसके बाद जब हम ये कर लेते हैं, और इनको मैंने कहा 2 एंगल से तैयार करना है, फिर सुन लें, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जब पढ़ाता हूँ मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ, तो फिर सुन लें। एक आपने उसको उसके ये जो सिनारियो है, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और इसके वर्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, उसके वर्क में क्या है, कब लिखा गया, पैराडाइज लॉस्ट कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, कब लिखी गई, क्या है उसके अंदर, थीम क्या है, कैरेक्टर्स कौन है, दिस शुड बी। सेकंड, हिस्टोरिकल पार्ट उसका ये, सो ये भी हिस्टोरिकल है। जब ये कर लेते हैं आप, ये पहला आपका, यानी आप फ़र्ज़ करें आपके पास 1 महीना है, तो आपने 20 दिन तो इन्हीं पर लगा देने। फिर इसके बाद आपने देखना है कि हिस्ट्री की बुक्स में उस दौर में, मतलब मिल्टन के दौर में और कौन कौन इंपॉर्टेंट था, चौसर के दौर में कौन कौन इंपॉर्टेंट था, उनको बाद में आपने करना है, उनको आपने सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी है। याद रखें, पेपर सेटर ने भी फर्स्ट प्रायोरिटी उन ऑथर्स को या उन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को देनी है जो खास राइटर्स के दौर में हुए। तो उसको आपने इस तरह आपने उसको करना है, ठीक। देन तो जो बाकी जो राइटर्स होंगे, अब उनका क्या करें, जस्ट गो थ्रू देम, उनको सिर्फ गो थ्रू करो, ठीक है। अब उनको गो थ्रू, अब राइटर्स को जब हम गो थ्रू कर रहे हैं, तो कोई भी राइटर है, एक है वो जिसको हम बड़ा डीपली, एक जो तो आपने पढ़े हुए उसकी तो आपके पास किताब भी होगी, उसमें से आप उसकी लाइफ भी पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी लाइफ पढ़ेंगे, डेट्स पढ़ेंगे, अचीवमेंट्स पढ़ेंगे। मतलब मिल्टन आप पढ़ रहे हैं, चौसर आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसकी नेचुरली उसके वर्क्स के बारे में स्टडी करोगे, आप उसकी, ये सब हिस्ट्री में आता है, आप उसके वर्क्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी जो है डेट्स देखेंगे, कितनी पोइम्स उसने लिखी, कितनी किताबें उसने लिखी, मिल्टन ने कितनी लिखी, ये कितनी, और उनके नाम याद। अब ये सारे उस रजिस्टर पे आप नोट करते जाएंगे। ये टेक्निक है। देखो कल का था टेक्निक, मेथड, टारगेटेड। हाँ, एक बात जो मैं भूल गया, सबसे पहली चीज़ है कि हर काम के लिए आपने एक बनाना है टाइम टेबल। ये तो मैं सबसे पहले मुझे कहना चाहिए था
कि टाइम टेबल आपने बनाना है कि मैंने रोज़ फ़र्ज़ करें मैंने 6 घंटे पढ़ना है तो मैंने 6 घंटे पढ़ना है, मैंने फिर कम नहीं करना और उसको भी फिर बांट लेना है। इनमें से मैंने इतने घंटे इस चीज़ को देने। याद रखें टीचिंग के लिए या स्टडी के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है वो क्या है, वो है मोनोटनी। क्या है? मोनोटनी। कि आप मोनोटनी क्या है, अब एक चीज़ लेके बैठे हुए हैं उसी को पढ़ते जा रहे हैं। नो, डोंट डू दैट। काम बांट लें। मसलन 6 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे हिस्ट्री का काम पढ़ लिया, 1 घंटा लिंग्विस्टिक का काम पढ़ लिया, 1 घंटा लैंग्वेज का काम पढ़ लिया, 1 घंटा जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ लिया। काम बांटो। और डेली, ये नहीं कि मैंने मंडे को सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है, ट्यूसडे को मैंने फलानी चीज़ पढ़नी है, वेडनेसडे को। बच्चों ये कभी नहीं करना। ये हमारे अक्सर स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, मैंने देखा है। आज ही हमने मंडे को हमने जी ड्रामे का डे रखा हुआ है। नो डेज, एवरी डे यू हैव टू डू एवरीथिंग। और फिर आप देखिएगा बोर नहीं होंगे। बस आप 2 घंटे हिस्ट्री के MCQs वगैरह पढ़ रहे हैं, पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप थक जाएंगे। 2 घंटे के बाद कहेंगे आप बंद करो किताब को। लेकिन जब आप उस किताब को बंद करके आप जनरल नॉलेज की किताब खोलेंगे, आपका माइंड फिर रिफ्रेश। एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक स्टडी मेथडोलॉजी है, याद रखें। कि फिर उसको आप खोलें और उसको करें। सो डू दैट थिंग। ये मेरा पॉइंट आपको, ये मुझे शुरू में कहना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया। आपको बिल्कुल नहीं भूलना कि आपने एक टाइम टेबल बनाना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है और हर चीज़ को रोज़ पढ़ना है। ठीक। सो जो राइटर्स के बारे में फिर उनकी भी वही डेट्स पढ़नी है। आपको किसी ने ये तो नहीं कहना ना कि एक पूरा आर्टिकल लिखें। देखो पहले सब्जेक्टिव पेपर आता होता था, आज से 10 साल पहले। अब नहीं आता। अब उन्होंने कोई एक चीज़ उसमें से पूछनी है। मसलन मैक्सिमम क्या पूछ सकते हैं? शेक्सपियर की को लाइन देंगे, कहेंगे किसने बोली थी। तो शेक्सपियर के किस प्ले की लाइन देंगे? जो प्ले आपके कोर्स में है, हैमलेट में, मैकबेथ में, ओथेलो में। वो आपको ये तो नहीं कहेंगे ना उस प्ले का जिसमें आपने रिचर्ड 1 या रिचर्ड 2 जो आपने पढ़ा भी नहीं और उसके बारे में आपको क्वेश्चन करें। नेवर, दे नेवर गोइंग टू आस्क यू। दे नो योर लिमिटेशंस। और ये जनरल, मैं अगर पेपर सेटर हूं तो मुझे पता है, मैं यूनिवर्सिटी का पेपर सेटर रहा हूं, मुझे चलो वो तो कोर्स डिपेंडेंट होते हैं ना, लेकिन ये तो एक जनरल पेपर है। स्टिल मुझे पता है कि इसमें क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए, बच्चों को क्या देना चाहिए। सो ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर। 2 किस्म के राइटर बता दिए आपको। एक वो राइटर जो आप पढ़ रहे हैं, आपके कोर्स में हैं, उनको तो आपने ज़्यादा डीपली करना है। दूसरों को गो थ्रू बस करें, उनका बस ये है कि लेकिन नोट करते जाएं। मतलब कोई राइटर है जो आपके कोर्स में नहीं है, मतलब ब्राउनिंग आपके कोर्स में, तो टेनिसन नहीं है, लेकिन टेनिसन चूँकि फेमस है, फेमस राइटर्स, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत नोट करें और ये नोट करते जाएँ। और आप देखिएगा जो चीज़ें आपने नोट करते हैं, किताबें आप इतना ढेर लगा लेंगे पढ़ने की, एक किताबों का ढेर लगा हुआ है, किताबों का ढेर लगा लेंगे, लेकिन लास्ट डे आपका क्या होना चाहिए? एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। जब 2 दिन 3 दिन पेपर के रह जाए, आप सिर्फ उस रजिस्टर को पढ़ें, इनको छोड़ दें, फिर आप कामयाब हैं। और अगर आखिरी दिन भी बैठ के किताबों के ढेर लगाए हुए, फिर चाय का कप पिया जा रहा है एक कप के बाद दूसरा, तो आप ना 3 में ना 13 में, आपको समझ नहीं आनी। सो वी वेरी प्रिसाइज, वी वेरी मेथोडिकल, टारगेटेड अप्रोच रखें। बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। अब प्रिपेयर कहाँ से करना है? सो ये तो वो चीज़ें हैं, मैंने कह दिया 2 किस्म के राइटर्स होंगे। 3 चीज़ें आ गई ना, फिर सुन ले 3 चीज़ें। पहली चीज़ आ गई मूवमेंट्स और जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, कोई भी ज़रूरी मूवमेंट्स हों, कोई भी तारीखी वाक़या, वो हिस्टोरिकल, वो एक अलग चीज़ है, उसका राइटर से कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर राइटर से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, राइटर से रिलेटेड जो उसके वर्क्स हैं, वो उनको, और फिर तीसरा वो राइटर्स जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अब इसके लिए मेरे नज़दीक नोट करें सारे बच्चे कि मेरे नज़दीक जो मैंने देखा है कि अब देखो बुक्स अंबार लगे हुए, ढेर लगा हुआ है बुक्स का। MCQs की बुक्स बाज़ार में बहुत आ रही हैं, ठीक है, सारी अच्छी हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता। देखो जिस किताब में एक लफ्ज़ भी लिखा हुआ है ना, वो इल्म है, और जो किताब हमें इल्म देती है वो हमारी मोहसन है। सो मेरे नज़दीक बच्चों कोई भी किताब आपको मिल जाए, आजकल जो फेमस किताबें चल रही हैं जो MCQs के लिए, वो MCQs जिसमें 2 चीज़ें आएंगी, हिस्ट्री भी और राइटर्स भी, वो वाली MCQs की किताबें जिनमें राइटर्स के, मतलब उसमें आपको ये एडवांटेज होगा कि आप राइटर्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, उनके वर्क्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, वो डबल 2 in 1। वो डोगर वालों की आ रही है, कारवां वालों की आ रही है, इल्मी वालों की आ रही है, जो मिल जाए ले लें, सारी ना लें,
6 किताबें मत उठाएं, 1-2 ले लें बस अच्छी अच्छी। यानी मिसाल के तौर पे ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मैंने अभी आज ही मैंने मंगवाई है, ये डोगर वालों की किताब मुझे बड़ी अच्छी लगी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि इसने 7 पेपर्स भी दिए हुए हैं। तो डोगर वालों की ये लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सबके लिए बनाई है। एक ये बुक है उनकी और एक ये लेक्चरर गाइड फॉर इंग्लिश। तो ये किताबें मुझे अच्छी लगी हैं, इनमें कोई मज़ाहिका नहीं है, आप इनको पढ़ें, ठीक है। इनमें क्या आना है, 2 चीज़ें आनी हैं इनके अंदर। ये देखें MCQs भी हैं इनके अंदर, हिस्टोरिकल MCQs भी हैं इनके अंदर, राइटर से रिलेटेड MCQs भी हैं। देखो ना, एक है कोर्स, आपका कोर्स से रिलेटेड भी है, एक है हिस्ट्री से रिलेटेड भी है। लेकिन जब आप पर्टिकुलरली हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, पर्टिकुलरली हिस्ट्री, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो BR, ये 2 किताबें जो हैं ये मैं समझूंगा कि ये अच्छी हैं। ये एक किताब है क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय BR मुलिक, ये भी अच्छी है, बड़ी मशहूर है, बड़े अरसे से चल रही है, लोग पढ़ते हैं इसको। ये आप देखो ना, ये ऐसे की शक्ल में, ये एक स्टोरी की शक्ल में, इसको भी आप तैयार कर सकते हो। उसके अलावा ये KM वालों ने बनाई है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें भी उन्होंने MCQs और सारा कुछ दिया है। इसमें मुझे जो अच्छी बात लगी है KM वालों की बुक में, जो मुझे अच्छी बात लगी है वो ये है, इन्होंने पहले एक ऐसे की तरह छोटा सा पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है उस एज का, फिर उसके MCQs डाले। तो इसको भी पढ़ें, ठीक है, ये बुक्स पढ़ें। अच्छा, इसके अलावा मैं चूँकि BS को हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने लिंक में अपने BS के जो है वो क्या नाम है, पॉइंट्स जो हैं BS के, वो भी मैं कुछ उसके अंदर ऐड कर दूंगा आपको, ठीक है। सो बेसिकली आपने हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री देखें, MCQs हिस्ट्री के जो आने हैं उनके लिए मैंने आपको कहा BR मलिक की किताब वैसे पढ़नी। BR मलिक की किताब सब्जेक्टिव है, वो MCQs नहीं है, वो आपको इन डिटेल बताएगी, उसको आप स्टोरी की तरह पढ़ें। और ये जो KM वालों की बुक है, इसको आप पढ़ें उसके स्पेसिफिकली के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हिस्ट्री के साथ साथ राइटर्स के बारे में, मसलन जेफरी चौसर की जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, या मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, या विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड है, उसमें से क्या आ सकता है, उसके लिए ये बुक्स मैंने आपको कहा अच्छी हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई लेते हो, कारवां वालों की बुक लेते हो, आप इल्मी वालों की लिखो भी ठीक है। मैंने आपको पहले कहा मैं हर किताब से मोहब्बत करता हूँ और इसलिए मेरे नज़दीक ये सारी किताबें अच्छी, जिस मेल में किताब अच्छी है। लेकिन किताबें पढ़नी है, रटनी नहीं है, क्रैमिंग नहीं करनी, पॉइंट्स बनाने, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें। आपको खुद देखो 2, 3, 4 दिन आपके गुजरेंगे ना जब आप स्टडी कर रहे होंगे, तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या 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 चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक। सो ये तो चीज़ें हो गई हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आ गया कंप्लीट कोर्स ऑफ ऑल राइटर्स। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पहला काम आपने करना है, वो मैंने पहले कहा, आपने आपने लिस्ट बनानी है हर पेपर वाइज, पोइट्री की तमाम राइटर्स, 7 यूनिवर्सिटीज़ ले लें, मैंने आपको कल भी बताया, आज भी बताया उनकी लिस्ट, और मैंने उसकी एक लिस्ट मैं अपने लिंक में डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कि देखो मैंने ऐसे बनाई है आपके लिए, आप उसको देखें कि देखें सर ने पोइट्री की बनाई है। इसी तरह अब देखो ना, उसमें मुझे 20 पोइट मिल गए, टारगेटेड हो गया। अब वैसे तो हज़ारों पोइट हैं, टारगेटेड हो गया कि इन 20 में से तो ज़रूर आएगा पेपर। इनके अलावा फिर मैंने कहा ना गो थ्रू करना है, वो तो ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक दौर में एक राइटर तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एक ऐसा इंपॉर्टेंट होता है जिसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं। और इसका सबूत आपको कहाँ से मिलेगा, पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स को आपने और ये सारे पेपर्स मेरे वेबसाइट पे भी मिलते हैं, नहीं मिलते तो वीडियोस बनी हुई हैं, आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आपको वहाँ इतनी वीडियोस मिलेंगी, उस पर लिखें आप पास्ट पेपर्स ऑफ इंग्लिश, खास तौर पे 2012, 2015 और 2017, ये लास्ट 3 पेपर्स जो है, मैं जनरली जो पढ़ाई कराता हूँ ना, मैं 5 सालों के पेपर तैयार करवाता हूँ। आप 2012, 15 और 17 इसके पेपर्स जो हैं वो तैयार करें, और मेरा दैट इज़ मोर देन इनफ। इन पेपर्स को आप तैयार करो, इन पेपर से ही आप उसको फिर जो है वो उनको पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि देखो मैं स्टडी जो कर रहा हूँ। और ये नहीं कि पहले दिन पढ़ना शुरू कर दे, पहले तो आपको पता ही कुछ नहीं, कम अज़ कम 1 हफ्ता 10 दिन स्टडी करने के बाद
फिर आपने बैठ के पेपर्स पढ़ने, ताकि आपको, और इसीलिए मैंने आपको कहा एक चीज़ को रोज़ नहीं करना, सब चीज़ों को रोज़ करना है थोड़ा थोड़ा। जब आप वैरायटी में काम करते हैं तो आप थकते नहीं हैं, अकते नहीं हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलता है, आप इंजॉय करते हैं। लेकिन जब आप एक ही चीज़ के साथ लगे रहेंगे तंग पड़ जाएंगे। यार मैं कि ये बैठ के जनरल नॉलेज ही पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, घंटा पढ़ेंगे रिफ़्रेश हो जाएंगे। एक फितरती अमल है, इंसानी कुछ चीज़ें इंसानी फितरत में है, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस ये कहता है। अगरचे कई स्टूडेंट्स नहीं इसको मानते, उन्होंने डेज रखे होते हैं या उन्होंने कई कई घंटे की पढ़ते हैं, लेकिन डोंट डू इट। इस पेपर के लिए, इस पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन के लिए डोंट डू इट। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट डू इट। ठीक, उसके बाद आ गया मेजर राइटर्स की लिस्ट बनाएं। पोइट्री की लिस्ट मैंने आपको बना दी है, उसी को फॉलो करते हुए ड्रामे की लिस्ट बनाएं। ड्रामे की इससे कम होगी, पोइट्री की सबसे लंबी होगी। फिर नावल की लिस्ट बनाएं, प्रोज राइटर्स की लिस्ट बनाएं, क्रिटिक्स की लिस्ट बनाएं, अमेरिकन लिटरेचर के राइटर्स की लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाएं। ठीक, लिस्ट बनाएंगे आपको पता चल जाएगा ये टारगेटेड। अब इनको पहले तैयार करना है, इनके बाद जो टाइम बचना है, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट 20 डेज इनको तैयार करना है, बाकी जो 10 डेज हैं फिर जो एक्स्ट्रा है उनको पढ़ना है। और इनको जो तैयार करना है 7-7 पॉइंट्स बनाने हैं, याद रखें 7-7 पॉइंट्स नोट करने हैं। रजिस्टर अपना मेंटेन करते जाएं, और याद रखें जो बच्चा रजिस्टर मेंटेन करेगा, आप देखिएगा वो मुझे दुआएं देगा, क्योंकि पेपर जैसे जैसे करीब आएंगे ना, ये एक किताब इतनी बड़ी लगनी शुरू हो जाएगी, बहुत बड़ी, ऐसे लगेगा अजाब है ये हमारे सामने। आपको ऐसे लगेगा या अल्लाह मैं कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से ना पढ़ूँ। तो क्यों ना बंदा पहले ही सोच समझ के पढ़े, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। ठीक है, बुक्स आपके पास हैं, जो राइटर्स आपने पढ़े हुए हैं उनमें से चीज़ें पढ़ें, नोट करें। उनके तो वैसे कई बातें आपको वैसे ही याद होंगी। अगर आपने पिछले 3-4 सालों में हमें किया फिर तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हाँ, आपको 10 साल पहले किया थोड़ा मुश्किल होगा कि स्टडी से आउट हो जाता है, या 8 साल पहले किया स्टडी से। 5 साल तक बच्चा जब चीज़ों को खोलता है तो उसको कई चीज़ें याद आ जाती। सो पहली चीज़ है। सो उनकी भी मैंने क्या कहा, मतलब मिसाल तौर पे उनकी भी डेट्स, प्लेसेस, नेम्स, प्लेसेस, डेट्स, ये टारगेट है हमारा, इनको आपने ज़हन में रखना है। अब वर्क्स आ गया, मतलब मिसाल तौर पे आप पैराडाइज लॉस्ट को तैयार कर रहे हैं, आप जेन ऑस्टन का नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस को तैयार कर रहे हो। अब वर्क आ गया ना, आपने राइटर को किया, अब उसका वर्क करना है। उस वर्क में से भी सवाल आ सकता है, MCQ और आते हैं। अब उस वजह मैंने मिसाल दी, आपको कोई स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट, और कहा जाए किसने बोली है, पता चला जी ओथेलो ने बोली थी, नहीं जी ये डेस्टिमोना ने बोली थी, ये फॉस्टस ने बोली थी, ये मेफिस्टोफेलिस ने बोली थी। इसी तरह मिल्टन आप पढ़ रहे हैं तो फर्ज करें ये सेटन की स्पीच है, ये ईव की है, ये एडम की है, तो वो लाइन आपको एक आ सकती है टेक्स्ट में से। सब थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। लेकिन उन वर्क्स में ज़्यादातर जो चीज़ पढ़ने वाली होती है वो होती है थीम्स। हर वर्क की एक थीम होती है और मोटिव होते हैं। थीम इज़ द बेसिक सब्जेक्ट, मोटिव MOTIF वो उसके सब टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर वो लिखा जाता है। जैसे देखो ना, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन क्या कहता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, assert eternal providence and justify the ways of God to man, ये उसकी थीम है। वो खुद ये कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये उसके बाद फिर आपको करेक्टर्स का पता होना चाहिए। मतलब नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस से, तो आपको करेक्टर का पता होना चाहिए। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट, मतलब उसकी हीरोइन है एलिज़ाबेथ, उसने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स अपने बारे में दी। कोई स्टेटमेंट आपको आ सकती है कि ये किसने कही थी, आंसर होगा जी एलिज़ाबेथ ने कही थी। इसी तरह फिर करेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं किन राइट, फिर सुन लें, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो 20 जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है उनका सब मैं काम बता रहा हूँ। जो ड्रामे की आप लिस्ट बनाएंगे, जो नावल की लिस्ट बनाएंगे, उन पे आपने इस तरह काम करना है, बाकी गो थ्रू करना है। इतना काम आप नहीं कर सकते, इंसान की ताकत लिमिटेड होती है, इंसान इससे ज़्यादा नहीं, मैं नहीं जा सकता। मुझे अगर आपके तैयार करें मैं भी यही करूँगा। मैं टारगेटेड स्टडी को हमेशा ज़िंदगी भर पढ़ा, एज ए स्टूडेंट भी, एज ए टीचर भी। आई ऑलवेज बिलीव्ड इन टारगेटेड टीचिंग एंड टारगेटेड स्टडिंग। तो ये चीज़ आपने करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है कि अदर देन यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने पहले कहा कि जो आपकी यूनिवर्सिटी में तो है वो तो आप कर लोगे, जो यूनिवर्सिटी में नहीं है। मतलब एक राइटर है बेन जॉनसन आ गया, वो आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं था, किसी और में था, अब उसके बारे में तो इतना आप नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे, अब जाके उसकी किताब खरीदेंगे। ये बड़े ध्यान से सुनना है पॉइंट, उसकी किताब खरीदेंगे। ये किताब, एक किताब तो आपने ले ली, इतनी महंगी किताबें हैं, आप जाके किताब खरीदेंगे अब बेन जॉनसन की। भाई कीट्स की किताब तो आपके पास घर में थी,
मिल्टन की आपके पास थी, अगर आपने किसी को दे नहीं दी हुई तो किताब आपके पास वो थी, लेकिन वो भी अगर दे दी हुई है तो उसको भी मत खरीदें। क्या खरीदें फिर? एक तो आपको मैंने कहा MCQs की किताबें, इनमें आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, डोगर वालों की, कारवान वालों की, इल्मी वालों की, और किसी की भी, सारे अच्छे हैं, सारे इल्म दे रहे हैं। जिनके अंदर पेपर्स हैं उनके पेपर्स भी पढ़ें। अच्छा, अब मैं बताने लगा था कि जो राइटर्स आपने नहीं पढ़ा हो उसका क्या करें फिर? उसका वर्क तो लिख लिया हमने, लिस्ट में तो शामिल कर लिया, मैंने पढ़ा तो नहीं हुआ। मतलब मैंने कहा कि पोइट्री में हमने 12 पढ़े हुए, बाकी 8 का क्या करें? गूगल। क्या करें? गूगल में उस राइटर का नाम लिखें, पूरी लाइफ की मेन लिखें, लाइफ ऑफ बेन जॉनसन, सारी डिटेल आ जाएगी, उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें। फिर अगर फ़र्ज़ करें उसका कोई वर्क है, उस वर्क का नाम लिखें। अब वर्क आ गया, आपने नहीं पढ़ा हुआ, वर्क आ गया, उसकी थीम शीम सारा कुछ लिखा होगा, उसमें से पॉइंट्स नोट करें। सो डोंट गो आफ्टर बुक्स। बच्चों, किताबें नहीं खरीदनी, किताबों के पीछे पागल हो जाओगे। भाई पेपर 6 महीने बाद नहीं होने, 2 महीने बाद होने, या 1.5 महीने बाद होने, या महीने बाद होने। यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। मैंने यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। फिर वही जो मेरी बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरी आदत है, मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग ही है, टारगेटेड, बी प्रिसाइज। जितना टारगेटेड होगे उतना फ़ायदे में रहोगे। सो इस तरह आप करें। जो राइटर्स आपने पढ़े उनकी बुक्स आपके पास हैं, फ़र्ज़ करें वो बुक्स आपने अपनी कज़न को दे दी थी, अब वो नहीं मिल रही, अगेन यूज़ गूगल। किड्स की किताब किसी को दे दी है, गूगल निकालें, उसमें आगे उसकी 4 पोइम्स लिखी हुई हैं, उन 4 पोइम्स को निकालोगे, सामने आ जाएगी, थीम भी आ जाएगी। गूगल एक पूरी दुनिया है बच्चों, गूगल तो एक पूरी वर्ल्ड है, एक पूरी दुनिया है जिसके अंदर सब कुछ समा गया। हर चीज़ हमें गूगल पे मिल जाती है। गूगल इज़ अ इंटरनेशनल, अ ग्लोबल लाइब्रेरी। हम तो ब्लेसिंग दौर में रहते हैं। यकीन करें, जब हम पढ़ते थे, मैं जब स्टूडेंट था, मैं तो लाहौर जाता था, लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ता था। आप लोगों की तो लाइब्रेरी आपके पास आती है खुद चल के, कि लो जी लिखो गूगल के ऊपर क्या चाहिए, हम आपको पेश करते। ये तो थी बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो MCQs आपको आने हैं, 50 के करीब समझो कि बातें मैंने कर दी। ये 50 MCQs का काम था कि हिस्ट्री और जो कोर्सेज़ हैं उनके बारे में आपको आना है। इनके बारे में अगर आपके ज़हन में और कोई क्वेश्चंस होंगे, आप अपने लिंक वो जो है नीचे जब आप शेयर करेंगे और नीचे कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा, और जिन बच्चों के क्वेरीज़ होंगी मैं उनको जवाब भी दूंगा। मेरा नंबर भी आपको पता है, मेरी वीडियो के नीचे आ रहा होता है, आप मुझे SMS या WhatsApp भी कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी जवाब दूंगा। आप मुझे ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं, मैं ऑडियो मैसेज के ज़रिए आपको जवाब दूंगा। देखिए, टीचिंग मेरा पैशन है, और टीचिंग के लिए मैं अपने बच्चों के लिए जो भी करूँ ना, मैं समझता मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि व्हेन आई डाई आई जस्ट वांट टू बी रिमेंबर्ड एज ए टीचर, कि लोग जाने कि ये एक उस्ताद था, बस इससे आगे मेरा कोई मिशन नहीं। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनको पता मेरी तो औलाद भी कोई नहीं है, मैं तो मिस्टर चिप्स हूँ, मैं तो मिस्टर चिप्स हूँ जिसके हज़ारों औलाद हैं। तो मेरा हर व्यूअर जो है मेरी औलाद है। सॉरी, मैं ज़रा जज्बाती हो गया। सो हम आ जाते वापस अपने पॉइंट पे। अब आ गई बात लिंग्विस्टिक्स की। तो लिंग्विस्टिक्स के लिए मैं, आप लिंग्विस्टिक्स में अब देखो ना, लिंग्विस्टिक्स का इतना बड़ा सब्जेक्ट है, पूरा फील्ड है एक, कितने लोग PhD MPhil कर रहे हैं लिंग्विस्टिक्स में। लेकिन आपने लिंग्विस्टिक्स के में फिर टारगेटेड हो जाना है। लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन, लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस की डेफिनेशन, कि लिंग्विस्टिक्स है क्या, लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस क्या हैं, ये क्या होती है, फोनीम्स क्या होते हैं, फोनोलॉजी क्या होती है, सिमेंटिक्स क्या होता है, इनके ऊपर फिर टारगेटेड हो गया ना, उनको पढ़ें। उसके लिए एक किताब तो मेरे पास है, ये किताब ये है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, ये मेरे कुलीग के पास थी, मैं उनसे मंगवाई है। जॉर्ज यूल की किताब है, जॉर्ज यूल की किताब है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये किताब आप लें और इस किताब को आप पढ़ें, ठीक है। आपने अगर लिंग्विस्टिक्स पढ़े हुए हैं, आपके पास पॉइंट्स हैं, आपके पास आउटलाइन है, 7-8 टॉपिक आपको पता होते हैं, उन टॉपिक्स को प्रिसाइजली, और उनमें भी बहुत डिटेल में नहीं जाना, डेफिनेशंस पे ज़्यादा जोर दें, टारगेटेड डेफिनेशंस, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। यानी पेपर में मैंने MCQs खुद देखे हैं कि ये चीज़ स्टेटमेंट दी हुई है, इसको ये कहते हैं, और डैश होगा, उसका होगा जी फोनेटिक्स कहते हैं, फोनोलॉजी कहते हैं।
तो आप समझ लो कि 80 नंबर, 80 जो MCQs आपको आने हैं ना आपके स्टडी में से, 50 तो हिस्ट्री और कोर्स में से आने हैं, बाकी जो 30 हैं उनमें लिंग्विस्टिक्स आ गया। ठीक, आगे आ जाए। लिंग्विस्टिक के बाद आ गया लैंग्वेज। अब लैंग्वेज तो इतनी बड़ी फील्ड है, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा लैंग्वेज के ऊपर कभी, ये तो इतनी बड़ी फील्ड है। लैंग्वेज के ऊपर आप क्या क्या, कितना काम भी अगर आप करें तो लैंग्वेज पे आप क्या क्या लिख सकते हैं। लैंग्वेज में देखें, लेकिन आपने फिर टारगेटेड होना है, आपने उसके 3 चीज़ों पे फोकस करना है। नंबर 1 इज़ बेसिक लैंग्वेज, यानी बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज आपको होना चाहिए, किस तरह काम करते हैं। नंबर 2, और बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 2, उसके लिए क्या नाम है इसका, सेंटेंस स्ट्रक्चर। और नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद कल भी कहा था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉमन एरर्स। अच्छी सी किताब ले लें कॉमन एरर्स की, अच्छा कोई भी ना किताब लें, अपनी BA की किताब ले लें, BA की किताब ले लें, और BA की किताब से, BA की किताब अगर BA किया हुआ है तो उसके अंदर कॉमन एरर्स का चैप्टर होगा, वो पढ़ें। कॉमन एरर्स की बाजार में छोटी छोटी पतली पतली बुक्स मिल जाती है, वो पढ़े। कॉमन, देखिए कॉमन एरर्स पढ़ने से क्या होगा, कॉमन एरर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी एरर है, कॉमन एरर्स में टेंसेस का भी एरर है, कॉमन एरर्स में स्ट्रक्चर का भी एरर है, कॉमन एरर्स में जो कंडीशनल चीज़ें होती है लैंग्वेज की उनका भी एरर है। सो हर किस्म के एरर्स हैं उसके अंदर, वो एरर्स जो हैं वो पढ़ें। सो कॉमन एरर्स फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, मैं कहता हूँ, अगर मैंने कल भी कहा था कि मैं अगर हूँ, मैं सिर्फ कॉमन एरर्स पढ़ूँ और कुछ भी ना पढ़ूँ। सो कॉमन एरर्स पढ़ें। ठीक, उसके लिए मैंने कहा कोई भी बुक ले लें, BA की अपनी बुक ले लें, उसमें से आप ग्रामर का पार्ट जो है वो पढ़ें, बेसिक इंग्लिश, बहुत डिटेल में नहीं जाना, वैसे तो बड़ी बुक्स हैं, रेन एंड मार्टिन की बुक है, तो नो, जस्ट गो फॉर वेरी लिमिटेड थिंग्स जिनमें थोड़े से आप ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। देखिए इसमें MCQs कितने आने, 3-4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अब उसके लिए हम इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, क्यों ना हम फिर, मैं कहता हूँ कॉमन एरर्स बच्चे ने तैयार किए, मैं आपको दावा दे कहता हूँ, और आप मुझे इंशाल्लाह मैं सच्चा साबित होऊंगा, जिस दिन पेपर दे के आप बाहर निकलेंगे, सिर्फ जिन बच्चों ने कॉमन एरर्स तैयार किए होंगे उन्होंने सारे ही MCQs कर देने हैं लैंग्वेज वाले, क्योंकि वो उधर एरर ही आना है, स्ट्रक्चर के बारे में को होगा। कॉमन एरर पढ़ा हो तो स्ट्रक्चर की भी समझ आई थी। सो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। ठीक, सो सबसे ज़्यादा जोर किस पे देना है, कॉमन एरर्स। नेक्स्ट, इसके बाद आती है बार लिटरेरी टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि लैंग्वेज 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक चीज़ से, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई जुमला आप बोल दें, कोई दुनिया का जुमला बोलेंगे, उसमें कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होगा। आई गो टू स्कूल, आई भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, गो भी पार्ट ऑफ स्पीच, टू भी पार्ट ऑफ स्पीच स्कूल। लेकिन लिटरेचर में यही पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं ना, लेकिन जब वो यूज़ होते हैं तो उनके वो फिगर्स ऑफ स्पीच भी बी बन जाते हैं। ये मतलब नहीं कि ही बन जाते हैं, बी बन जाते हैं, वो तो है, दे आर ऑल्सो यूज एज दैट। फर्ज करें एक वर्ड है कि नाउन है, यूज़ किया है, लेकिन वो नाउन को उसने एज ए सिंबल यूज़ कर दिया, तो सिंबल क्या होता है। सो लिटरेरी टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर पेपर में 4-5 MCQs लिटरेरी टर्म्स के बारे में आते हैं, वो आपने पढ़नी है, बड़े ध्यान से पढ़नी है, बड़ी टेक्निकली पढ़नी है। ठीक है, उसके लिए बड़ी मशहूर किताब है ये, अ डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, मार्टिन ग्रे की बड़ी मशहूर किताब है ये। इसको सिर्फ इससे हेल्प लें, बस इससे आगे नहीं जाना। एक किताब, फिर टारगेटेड एक प्लस। हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने अपने लिंक में इंशाल्लाह शेयर करूँगा, मैंने एक लिस्ट बनाई है तकरीबन 250-300 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स। इसके अंदर तो पता नहीं 1000 है, तो आप 1000 तो नहीं पढ़ सकते, तो मैंने वो 200-250 बना दिए हैं। 2 लिस्ट वो देख लें, पढ़ इधर से लें, यानी पढ़ें इस किताब में से, लेकिन लिस्ट मेरी फॉलो करें, और आप मेरी लिस्ट फॉलो करोगे इंशाल्लाह आप देखोगे उन्हीं में से आएगा आपको, और 4-5 आपको आने हैं, शायद 2-3 आ जाए। ठीक, सो लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, उसके बाद सिनोनिम 7वें नंबर पे आ गया, 6ठे नंबर पे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, CSS में भी आती है, हर जगह आती है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये आपने तैयार कहाँ से करने हैं, इसके लिए जो है कोई भी बुक ले लें सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, मैंने अपना लिंक भी उसमें शेयर करूँगा, मैं लिंक में अपने नोट्स जो हैं जो मेरे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के उसमें डाल दूंगा, या उससे फ़ायदा उठा लें। वो भी कहो वो CSS के लिए मैंने बनाया हूँ, तो आप सोचो जो चीज़ CSS के लिए बनाई हुई है वो बाकी PCS के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, उनको तैयार करें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। नहीं, अगर घर में आपके पास कोई किताब है वहाँ से तैयार करें, बाज़ार में छोटी छोटी बुक्स मिलती हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो तैयार करें। आने तो 2-3 ही है ना,
लेकिन उनको तैयार कर। लेकिन ये दो तीन कह के कतरे कतरे से दरिया बनता है, ये याद रखें। ये मैं 2-3 कह रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैं उसकी अहमियत कम कर रहा हूँ। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि टेस्ट देने के लिए जब जाना है तो ये 1 नंबर भी बड़ा अहम होता है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद आखिरी चीज़ आ जाती है, वो है जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए भी आपको जनरल नॉलेज चूँकि एक ऐसी फील्ड है जो बड़ी वसी है इसमें, इसलिए इसमें भी आपको टारगेटेड होना पड़ेगा। ये 2 किताबें हैं मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी है। इसका नाम है जनरल नॉलेज कैप्सूल। जनरल नॉलेज, ये राइटर है राय मनसब अली, ये इसकी किताब है। इस किताब को आप यूज़ करें, इसको आप पढ़ें, इसमें तकरीबन आपकी हर चीज़ जो है हल हो जाएगी। ये मेरा फर्स्ट चॉइस मेरे नज़दीक ये है। एक ये MCQs की शक्ल में, इसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये है अदील न्याज की, ये भी किताब बाज़ार में अवेलेबल है। ये सारी किताबें, इनके नाम मैं अपने लिंक में शेयर कर दूंगा। वैसे तो आप बच्चों को खुद भी पता होता है, लेकिन ये है कि वीडियो से भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो है राइटर्स जो हैं, इनको आपने पढ़ना है। सो ये राइटर्स आपने तैयार करने हैं, ये चीज़ें आपने बच्चों तैयार करनी है। मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अभी भी अगर कोई कमी होगी तो आप मेरे उसमें कमेंट दें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। मैंने कहा मुझे आप बेशक व्हाट्सएप करके क्वेश्चन कर लें, मुझे ऑडियो मैसेज करके कर लें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जितनी मेरी अक्ल है उतना ही दूंगा, जो मेरी अक्ल में नहीं है मैं माजरत कर लूँगा। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था पिछली वीडियो में भी, मैं अक्ल कुल तो नहीं होना, तो जितना मेरा नॉलेज है वो मैं भरपूर तरीके से शेयर करूँगा। अब आ गया ये मेरे कंक्लूडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट 2-3 मिनट्स पूरी तवज्जो के साथ बच्चों ये सुनने, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो। ये जो फाइनल टच होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको सारे टारगेटेड चीज़ें बताई हैं, मैंने कहीं नहीं कहा ये भी पढ़े वो भी पढ़े, चंद किताबें आपको बताई, इतनी तो पढ़नी चाहिए। हर 17 ग्रेड जॉब मिलनी है, 70-80 हज़ार रुपया स्टार्टिंग पे होनी है, परमानेंट जॉब मिलनी है, तो बिग फिश बिग चैलेंज। सो सबसे पहली चीज़ है डोंट पैनिक, डोंट पैनिक वाइल प्रिपरेशन, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। मैंने अक्सर बच्चों में देखा है, सबसे बड़ी चीज़ देखो क्या होती है, आप जब पैनिक हो जाते हो ना, आप घबरा जाते हो, और जब घबरा जाते हैं तो आपको इतनी सी चीज़ भी इतनी नज़र आनी शुरू हो जाती है। बच्चों पैनिक नहीं होना, टारगेटेड स्टडी करो, अल्लाह का नाम लो, हर नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ो, हर नमाज में अल्लाह के आगे दुआ मांगो। क्या दुआ मांगो? रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। दुआ मांगो, या अल्लाह मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे फ़ायदे में हो। दुआ मांगो, या अल्लाह मैं जो तैयार कर रहा हूँ, जिन बुक से तैयार कर रहा हूँ, जिन चीज़ों को सर नसीर ने गाइड किया है, ये पेपर में ज़रूर आए। ठीक है, मेरे लिए भी सदका जारिया हो जाएगा कि चलो मैं भी आपके किसी काम आ गया। तो आप ये दुआ करें कि जो हम टारगेटेड स्टडी कर रहे हैं, देखो कोई बंदा भी, इवन मैं कहता हूँ कोई दुनिया का बंदा बैठ के 50 किताबें तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन चंद किताबों को तरीके से पढ़े तो फ़ायदा ज़्यादा ले सके। ठीक, हाँ कुछ चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ता है, कोर्स से मैंने कहा कि जो कोर्स की बुक्स हैं वो तो पढ़नी है, लेकिन उनको भी सिर्फ समरी पढ़ें ना, समरी पढ़ें। और मैंने कहा जिनकी समरी नहीं है गूगल में समरी देखें। डोंट बाय बुक्स, आई एम टेलिंग यू, डोंट बाय बुक्स। सो पैनिक नहीं होना पहला मेरा। वो हमारे आजकल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, वो हर बात पे कहते हैं घबराना नहीं। तो अब तो लोग वीडियो बनाने लग गए हैं कि जी घबराना तो बनता है ना। मैं आपको भी यही कह रहा हूँ, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। अगरचे घबराना बनता है, लेकिन घबराना नहीं है। उन बच्चों के लिए घबराना ज़रूर बनता है जिन बच्चों को 8-8 साल 10-10 साल हो गए हैं, उन बच्चों को बनता है। लेकिन जिनको तो 2-3 साल हुए हैं, अभी लास्ट ईयर में किया है, उनको तो हर चीज़ फ्रेश है, दे आर एज यंग एज एनीथिंग। सो पहली चीज़। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हदायत है बहुत ज़रूरी, वो है कि टारगेटेड, मेथोडिकल, वेरी मेथोडिकल, वेरी टारगेटेड अप्रोच। और मैंने टारगेटेड पे इतना कुछ बता दिया, अब मेरा हाल है कोई कमी नहीं छोड़ी होगी मैंने। मुझे यकीन है, मैंने जैसा कल भी कहा था, मुझे यकीन है कि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें आपको और किसी की वीडियोस में इतनी इफ़ेक्टिव अंदाज में नहीं मिलेंगी।
आपको ऐसे लगेगा जैसे आप मेरी बात सुने और वो किताब निकाल लें, फिर मेरी बात सुने और वो किताब निकालें, मेरी वीडियो सामने रख ले, मेरी वीडियो आपको इंस्पायर करेगी। आप जब भी मायूस होने लगे मेरी वीडियो सुन लें, वो आपको इंस्पिरेशन देगी। ठीक, सो बी वेरी यू कैन से मेथोडिकल, टारगेटेड। अच्छा, फिर बी वेरी प्रिसाइज। जैसा मैंने कहा, आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं और आप भाग रहे, मैंने अभी आपको मिसाल दी कि अगर आपने लैंग्वेज के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा करें, भाई कितनी किताबें पढ़ेंगे, लैंग्वेज तो इतना वसी फील्ड है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी है, पता नहीं इसके तो कितने चैप्टर्स बन जाने, कितने पार्ट्स बन जाने। लेकिन आपको मैंने क्या कहा, कॉमन एरर्स, बस इतना काफ़ी है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि इतना ही काफ़ी है, लेकिन इतने को तो लाजमी करें, प्लस थोड़ा बहुत और पढ़ लें। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज पढ़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें, थोड़ा बहुत, लेकिन सो याद रखें प्रिसाइज, प्रिसीजन। ठीक, डोंट ओवरडू, ओवरडू नहीं करना। जो मैंने कहा बहुत बड़ा एक हमारा फॉल्ट है बच्चों का। देखिए सब्जेक्टिव पेपर आना होता ना, मैं आपको खुद कहता ओवरडू करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, वो भी पढ़ें, वो भी पढ़ें। ऑब्जेक्टिव पेपर है, MCQs आने, क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का, उतना पढ़ो जितना फ़ायदा भी, हजम भी तो हो ना। रजिस्टर ज़रूर बनाना है, मैंने स्टार्ट रजिस्टर से किया, मैं एंड फिर रजिस्टर पे कर रहा हूँ। रजिस्टर के बगैर ज़ीरो। फिर मैंने जो इस बात पे बड़ा जोर दिया है, जब आप कम से कम 10 दिन कुछ नहीं करना, जो मैं अब कहने लगा हूँ, रीड पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स पढ़ें, मेरे हाल वेबसाइट पे भी हैं, नहीं तो आप YouTube देखें, YouTube भरी हुई है और उन पेपर। लेकिन वो नहीं कि पहले दिन शुरू कर दे पढ़ना, उनको आप पहले दिन समझ नहीं आएगी आपको। उनको कम से कम 10 दिन तैयारी करके, और 10 दिन मैंने क्या कहा, हर चीज़ पढ़नी है, 10 दिन तैयारी करके उसके बाद उनको बैठ के पढ़ें। उनको 10 दिन के बाद जब पढ़ोगे, फिर 20 दिन के बाद पढ़ना है, फिर 30 दिन के बाद पढ़ना है, 3 दफ़ा पढ़ना है उनको। और आपको देखिएगा 10 दिन के बाद ऐसे लगेगा मुझे इसमें से 30 आते हैं, 70 नहीं आते। 20 दिन बाद पढ़ेंगे तो लगेगा 50 आते हैं, 50 नहीं आते। और महीने बाद पढ़ेंगे तो लगेगा 80 आते हैं, 20 नहीं आते। तो 80 अगर आते हैं तो आप कामयाब हैं। तो ये आपने पढ़, क्योंकि जो पेपर आ चुका है भाई, आगे भी तो ऐसे ही आना है, वो तो नहीं आना, वैसे ही आना है ना, कोई गैब से तो चीज़ें नाज़िल नहीं होनी। सो पास्ट पेपर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे पास्ट पेपर्स पढ़ते रहते हैं ना, वो बच्चे कभी नाकाम नहीं होते। ठीक, उसके बाद सबसे आखिरी चीज़ जो मैंने पहले भी कहा, जो बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला पे यकीन। हर नमाज में अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, नेमुल मौला व नेमुल नसीर। क्या अल्लाह ताला, और ये मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो मैं मजाक से कहता हूँ, तो मैंने कहा यह ज़रूर पढ़ा करें, हर वक्त पढ़ा करें, इसमें तो आपके टीचर का भी नाम आता है, तो आप ये ज़रूर पढ़ा करें, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, नेमुल मौला व नेमुल नसीर। पढ़ते जाएँ, जब पढ़ रही हूँ तब भी पढ़ते जाएँ, तस्बीह करें, नमाज पढ़ के दुआ करें कि अल्लाह ताला मैं जितना कम पढ़ रहा हूँ इसमें इजाफा करते, रब्बे ज़िदनी इल्मा, जो कम पढ़ रहा हूँ इस कम में से मुझे फ़ायदा दे दे। और तू सब कुछ कर सकता है, अल्लाह गैब में से आपकी मदद कर सकता है और करेगा, इंशाअल्लाह करेगा, सिद्क़ के दिल से अगर मांगे। अल्लाह ताला का वादा है अपने बंदे से, करेगा। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन सबसे पहले, फिर अपने आप पे यकीन। और मैं ये पेपर का जो बनाऊंगा ना वीडियो कि पेपर कैसे देना है, उस दिन आपको बताऊंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करें। ठीक, और आखिरी चीज़ है वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंड के साथ जाए। एक आपका माइंड सेट जो है ना बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए कि जी मैंने हर चीज़, बस जी मैंने इंशाअल्लाह करना है, आई डू इट, आई एम बॉर्न टू डू इट, मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। आपको हेमिंगवे पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ है अगर आपने हेमिंगवे से कुछ सीखा नहीं। हेमिंगवे आपको ललकार ललकार के कह रहा है कि तुम शिकस्त के लिए पैदा नहीं हुए, इंसान की अज़मत को तराजू में ना तोलो, इंसान तो हर दौर में अनमोल रहा है, और आप तो अनमोल हीरे हैं, मोती हैं। जिन्होंने मास्टर्स कर लिया, जिन्होंने MPhil कर लिया, जिन्होंने PhD कर ली, वो तो मोती और हीरे हैं। और अगर आपकी किस्मत में कामयाबी है, वो ज़रूर मिलेगी आपको, वो ज़रूर मिलेगी। मैं अगली जो वीडियोस बनाऊंगा
पेपर की और इंटरव्यू की, उसमें आपको टिप्स दूंगा, बताऊंगा कि ये मोती और हीरे किस तरह अपने आप को ब्लूम कर सकते हैं। अपना पूरा तजर्बा, अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपके सामने रख दूंगा ताकि आपको इसका फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। कहीं कमी को रह गई मैं माजरत ख़्वाह हूँ, लेकिन इसको जब सुने बड़ी तवज्जो से सुने, ख़ास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने ये पेपर देना है वो बहुत तवज्जो से सुने, उनको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।